हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टडी करने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स में हम लोग बेसिकली लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। तो लाइट को शुरू करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा समझते हैं कि लाइट बेसिकली है क्या, ठीक है। तो इतना आपने पढ़ा होगा 10th में भी और कुछ अपने जूनियर क्लासेस में कि जो लाइट होता है वो एक वेव होता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको वेव से शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके वापस से कहाँ जाएंगे, रे ऑप्टिक्स पर आ जाएंगे। तो समझते हैं हम लोग पहले कि देखो वेव क्या होता है, व्हाट इज वेव। तो जैसे कि अगर हम पानी में कोई पत्थर फेंकें तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक ऐसा पैटर्न सा बनता है। उस पैटर्न में अगर आप एक फोम के पीस को फेंकोगे तो आप क्या देखोगे कि वो फोम का पीस सिर्फ ऊपर नीचे मूव करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई चीज़ वहाँ से आ रही है, राइट। तो जो चीज़ वहाँ से आ रही है वो एनर्जी है, ठीक। लेकिन अगर आप उस पूरे पैटर्न का एक फ़ोटो क्लिक करो तो आपको वो पैटर्न कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इस पैटर्न को हम वेव बोलते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ कैरी कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, तो वेव में क्या क्या होता है, 11th के लास्ट चैप्टर वेव में आप ये पढ़ के भी आए होंगे। तो वेव में क्या क्या होता है, एक्चुअली वेव जो फॉर्म होता है उसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर मैं साउंड वेव की बात करूं तो यहाँ अगर मान लो कि कोई सोर्स है तो इस सोर्स ने साउंड वेव को क्रिएट करा, तो पाथ में आप देखोगे मीडियम के पार्टिकल्स होंगे। ये पार्टिकल्स अगले को हिट करेगा, फिर वापस अपनी जगह पे आएगा, फिर वो अगले को हिट करेगा, वापस अपनी जगह पे आएगा, और ये चलता रहेगा। तो सोचो यहाँ पर क्या ऐसा कौन सा फैक्टर है जो चीज़ ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं और ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है अगर देखा जाए तो। ऐसे ही जो हम लाइट की बात करते हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मुझे पता है कि इन चीज़ों का उतना खास इस चैप्टर में इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बेसिक पता हो तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, इसमें जैसे यहाँ पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है। इसमें आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा कि जब ये इसके काफ़ी करीब आ जाता है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर डेंसिटी भी क्या कर रहा है या प्रेशर भी क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो जब भी कभी कोई वेव मूव करेगा तो वहाँ ऑसिलेट क्या क्या कर सकता है, वहाँ पार्टिकल्स ऑसिलेट कर सकता है, वहाँ आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर सकता है, प्रेशर ऑसिलेट कर सकता है, डेंसिटी ऑसिलेट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ ऑसिलेट करती हैं, लेकिन इन सभी बातों में मेन चीज़ क्या है, ट्रांसफ़र क्या होता है। तो ट्रांसफ़र क्या होता है, एनर्जी। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो वेव क्या कैरी करता है, वेव कैरीज एनर्जी, ठीक है। तो अगर हमने ये सीख लिया कि वेव कैरी एनर्जी, तो वेव का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। देखो, ऑल्दो ये आपको पता होगा क्योंकि आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ के आओ 11th में। वेव को अगर हम ऐसे डिवाइड करें जनरली तो इसको हम लोग मूवमेंट के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला इसमें हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरा हो जाएगा बच्चे ट्रांसवर्स वेव। कौन सा वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो अब देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं। इसमें हम लोग पहले किसको कवर करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव को। तो जैसे कि साउंड वेव है, अब मैंने कुछ बोला और आपको सुनना है, तो जब मैंने कुछ बोला तो मैंने अपने सामने वाले पार्टिकल को एनर्जी दी, उसने अगले वाले को दी, फिर वो पीछे आ गया, फिर उसने अगले वाले को दी, वो पीछे आ गया, और इस तरीके से एनर्जी आप तक पहुंच गई। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि वेव किधर मूव कर रहा है, तो वेव मूव कर रहा है आपकी ओर। वहीं मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल्स कहाँ मूव कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स आगे पीछे मूव कर रहे हैं। यानी पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं और वेव भी सामने ही जा रहा है। इसका मतलब पार्टिकल और वेव दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं। इस तरीके के वेव को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसी प्रकार अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कोई वेव इस तरीके से मूव कर रहा है, तो यहाँ देखो वेव तो इधर जा रहा है, लेकिन जो इसके पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहा है। जैसे कि अगर रोप में ऐसे हम वेव्स बनाएं, जिम में रोप ऐसे से कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें जो वेव क्रिएट हो रहा है उसमें रस्सी तो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, लेकिन वो जो एनर्जी आपने यहाँ से ट्रांसफ़र करी है वो सामने की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वेव का प्रोपगेशन सामने की ओर हो रहा है, लेकिन पार्टिकल्स का प्रोपगेशन ऊपर नीचे हो रहा है, परपेंडिकुलर। और ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। वेव को बांटने का एक और तरीका है मीडियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सब पढ़ा होगा आपने।
चूंकि लाइट एक वेव है इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, समझे। तो देखो वेव को बांटने का एक और तरीका है, जैसे कि इसको हम कह सकते हैं अगर एक वेव माने तो कि मैकेनिकल वेव मेरे भाई, कौन सा वेव, मैकेनिकल वेव। एक और कौन सा हो जाएगा, या तो उसको ईएम वेव बोल दो या बोल दो नॉन मैकेनिकल वेव, ये दोनों लगभग एक ही नाम है। अच्छा, इसी में बीच में एक आ जाएगा मैटर वेव। क्या आ जाएगा, मैटर वेव्स। ऐसा एग्जैक्टली यहाँ पर उसको हम बीच में लाते, लेकिन चूंकि एक ही पार्ट बचा है तो उसको हम यहाँ कवर कर सकते हैं। देखो क्या बता रहा हूँ आपको, जिस वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, जैसे साउंड वेव, कौन सा हो जाएगा, मैकेनिकल। जिसको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर नॉन मैकेनिकल। अब बीच में क्या आ गया, मैटर वेव्स। तो मैं जल्दी से एक स्टोरी ब्रीफ करता हूँ, वापस से आ जाऊँगा। देखो क्या, जब वेव का चर्चा हो रहा था, जब स्पेशली लाइट का जब स्टार्टिंग हुआ कि भाई लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले न्यूटन आए। तो न्यूटन जो है, न्यूटन ने लाइट को कहा कि भाई लाइट जो है वो एक पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करता है, उसको उन्होंने कहा कर्पसल। वेव ऑप्टिक्स में इसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से। तो न्यूटन ने सबसे पहले लाइट को कहा कि भाई लाइट जो है वो एक पार्टिकल है, यानी कर्पसल है। न्यूटन ने कहा, लोगों ने कहा ठीक है भाई, न्यूटन बोले कैसे गलत हो जाएगा। न्यूटन के बाद जब कुछ और स्टडी की गई, कुछ ऐसे फिनोमेना लाइट के आए जो कि पार्टिकल मान के नहीं हो रहे थे। ऐसे बहुत सारे फिनोमेना है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है। तो उसके बाद आए हाइजन, पहले नाम लिख लेते हैं। न्यूटन ने कहा लाइट को पार्टिकल है ना, और फिर कौन आए, हाइजन। हाइजन ने ये कहा कि लाइट जो है वो वेव है। अब कौन माने उनकी बात, जब न्यूटन बोल चुका पार्टिकल, हाइजन की बात कौन माने। लेकिन फिर चूंकि फैक्ट तो फैक्ट है, तो हाइजन के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने वेव थ्योरी को सपोर्ट करा, उनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने भी कहा कि लाइट क्या होता है, वेव होता है। अब जब इन दोनों ने कहा कि लाइट वेव होता है, तो फिर न्यूटन की बात को लोगों ने गलत कहा कि नहीं भाई, हो सकता है न्यूटन से गलती हो गई हो। ठीक है, चलो, तो ये थ्योरी फेल हो गया। कौन सा थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी या कॉर्पसल थ्योरी, फेल हो गया। इसके बाद आ गए कौन, मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने फिर से कहा कि लाइट फोटोन है, और वापस से कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टिकल थ्योरी को इनिशिएट कर दिया। हंगामा हो गया। एक तो समझो, पहले न्यूटन ने बोला, फिर इन दोनों ने मिल के न्यूटन को गलत किया, और फिर प्लैंक का नहीं पार्टिकल होता है। जब बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया, तब लास्ट में कौन आए, डी ब्रोगाई। डी ब्रोगली या डी ब्रोगाई जो बोल दो, इन्होंने कहा भाई साहब लड़ो मत, दोनों होता है। लाइट क्या होता है, दोनों होता है। मतलब लाइट जो है वो पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है। ये डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों कंडीशंस पर हम ऑप्टिक्स को दो पार्ट में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ लाइट। तो कई जगह यहीं से शुरू किया जाता है। ये मैंने आपको जो इंट्रो दिया है अभी 10 मिनट में, ये थोड़ा आपके बेस को बनाने के लिए इंट्रो दिया है ना। तो देखो इसमें क्या मतलब हुआ। सबसे पहले समझते हैं कि जो ऑप्टिक्स है, वापस चैप्टर शुरू करते हैं। ऑप्टिक्स क्या होता है बोलो, ऑप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, तो कॉपी में हेडिंग लिख लो जल्दी से, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिक्स। तो देखो ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। लाइट की स्टडी को हम जहां कैरी ऑन करते हैं, फिजिक्स के जिस ब्रांच में कैरी ऑन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। बहुत सुंदर। अब सुनो, तो ऑप्टिक्स को फिर से दो पार्ट में बांटा गया। ऑप्टिक्स को जो है दो पार्ट में बांट लिया गया। इसमें पहला आया जिसको हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स, जो अपना चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। और दूसरा कौन सा आ गया भाई, दूसरा आ गया वेव ऑप्टिक्स, जो इसके बाद वाला चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अब देखो इन दोनों में क्या क्या अंतर है। जब लाइट का वेवलेंथ और ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ को कंपेयर किया जाता है, तो अगर ऑब्जेक्ट का साइज लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, आपने वेव पढ़ रखा है तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, वैसे चलो थोड़ा बता देता हूँ, इसके बाद बताता हूँ, समझना है इसको। मैंने ये कहा कि अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो साइज है, अगर वो बहुत ज़्यादा है किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट के। वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना होता है, ईएम वेव का एक वो सेक्शन है लाइट, जिसका होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक। तो जनरली जो ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं वो इस वेवलेंथ से कई गुना ज़्यादा होता है। जैसे कि आप मिरर देखो या वॉल देखो, ये सारी चीज़ें, कोई ऑब्जेक्ट जो आप घर में देखते हो, सभी इसके वेवलेंथ से कई गुना ज़्यादा होती है।
तो उसको हम कहाँ पढ़ते हैं? रे ऑप्टिक्स के अंदर। लेकिन जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल हो जाए, इसको लिख लेना, व्हेन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो उसको हम पढ़ते हैं कहाँ पर? वेव ऑप्टिक्स के अंदर। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें रे ऑप्टिक्स ही दिखता है, वेव ऑप्टिक्स अपने को कम दिखता है, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो 0.01 mm के आसपास होना चाहिए, तब जाके आपको वेव ऑप्टिक्स के फिनोमेना दिखेंगे। अब रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं? तो रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, सुना होगा आपने, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, ये सभी किस में पढ़ते हैं हम लोग? रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। जहां अब आते हैं वेव ऑप्टिक्स में, तो वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन के बारे में, चूंकि अगला चैप्टर है, अभी उस वर्ड लिख लो, डिफ्रैक्शन के बारे में। डिफ्रैक्शन के बाद इसमें पढ़ते हैं हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में। इंटरफेरेंस के बाद हम इसमें पढ़ेंगे पोलराइजेशन। तो ये कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जो लाइट का वेव प्रॉपर्टी ही एक्सप्लेन कर सकता है, और ये कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जो लाइट का पार्टिकल थ्योरी, वेव थ्योरी दोनों एक्सप्लेन कर लेता है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन एक ही जगह से अगर हो रहा हो, उसमें वेव थ्योरी ज़्यादा आगे जाता है और पार्टिकल थ्योरी फेल हो जाता है। तो ओवरऑल ये समझें कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? रे ऑप्टिक्स में, और ये कुछ फिनोमेना कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया, वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो थोड़ा सा समझ लो इसको डिटेल में, कि जो मैंने बताया आपको EM वेव, तो EM वेव जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे लाइट का स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा आपने विवग्योर, ऐसे ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ना, उनके बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। तो कौन कौन से देखो, तो हेडिंग क्या लिख लेंगे हम जल्दी से? टाइप्स ऑफ EM वेव, टाइप्स ऑफ EM वेव्स। देखो R, ऐसे याद रखना, RMI VUXG, क्या बोला मैंने? RMI VUXG, RMI VUXG। R का मतलब होता है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। M का मतलब होता है माइक्रो वेव्स। I का मतलब होता है इंफ्रा रेड वेव्स। U का मतलब होता है अल्ट्रा वायोलेट वेव्स। X का मतलब होता है एक्स रेज, और G का मतलब होता है गामा रेज। ये नाम होते हैं। ट्रिक क्या है? RMI VUXG, RMI VUXG। इसमें जो V है वो है विजिबल लाइट। V क्या है? विजिबल लाइट। ठीक है जी। अच्छा, एक फॉर्म में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है वो होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। अच्छा, आपने एक और पढ़ा होगा कि जो एनर्जी ऑफ वेव होता है वो होता है HF। आपने इसको न्यू में पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी को F बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी समझो, मोर फ्रीक्वेंसी मोर एनर्जी, मोर फ्रीक्वेंसी मोर एनर्जी। तो क्या देखा गया कि जब आप इधर से इधर जाते हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो लैम्डा क्या होगा? डिक्रीज होगा, और लेकिन साथ में एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अच्छा, विजिबल लाइट आप जानते होंगे, जनरली उसको हम 7 पार्ट्स में बांटते हैं, और वो होता है विवग्योर। तो बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर इसको हम कैसे याद करें कि विवग्योर यहाँ पर होगा? देखो, यहाँ वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट में वायलेट है तो यहाँ V चिपका दो, इंफ्रा रेड में रेड है तो यहाँ R चिपका दो। लो आ गया VIBGYOR, विवग्योर। अब आपसे कोई पूछे कि इन सभी कलर्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी? आंसर है वायलेट में होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा? रेड का। देख रहे हो, इधर है तो वेवलेंथ ज़्यादा है, इधर जाके वेवलेंथ क्या घटेगा? सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? रेडियो वेव की। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? गामा रेज की। मोर फ्रीक्वेंसी का मतलब है वाइब्रेशन इतना तेज होगा कि वो किसी भी मेटल पार्ट्स को पेनिट्रेट कर सकता है। ऐसे एक्सरेज जो होते हैं वो भी काफ़ी पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं। तो देखा, वो बिल्कुल ऐसे फ्लैश से होके अपने बोन्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बोन्स का वो इमेज बना देते हैं, तो उसको एक्सरे कहते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया है किसके बारे में? EM वेव्स के बारे में। 2 पॉइंट और समझ लो। कोई भी जो वेव है, अगर वो सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, सेम मीडियम में वेव
स्पीड जो है वो सेम होता है, वेव स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि अगर हम बात कर ले एयर की, तो एयर में लाइट की स्पीड फिक्स हो गई, यानी अगर उसका हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो लैम्डा घटेगा। पॉइंट नंबर 2 ये होता है कि ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है किसी वेव का जो कभी नहीं बदलता। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे छोटे मोटे एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, नीट वगैरह में। वो है क्या? फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर सोर्स की प्रॉपर्टी वो है तो आप समझो कि सोर्स तो बदलेगा नहीं। जैसे मान लो कि अगर आप स्विमिंग पूल में जाके बैठ गए, अब स्विमिंग पूल में बैठ गए और ऊपर कहीं स्ट्रीट लाइट जल रहा है, तो स्ट्रीट लाइट अगर येलो कलर का है तो स्विमिंग पूल में बैठ के भी आपको येलो कलर का ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि येलो कलर जो है वो कलर मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी होता है, ध्यान रखिएगा। तो येलो कलर वहां से आया तो आपको येलो कलर ही क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी वही है। बच्चे कभी कभी उल्टा सोचते हैं। हाँ, उनको क्या लगता है कि जब लाइट एयर से वाटर में एंटर करता है तो लाइट की वेलोसिटी घटती है। तो पता है आपको, ये तो पता 10th पढ़ा होगा कि म्यू इक्वल टू c/v होता है। तो लाइट की वेलोसिटी घटती है, तो वेलोसिटी घटा मतलब कि वेवलेंथ घट गया। और बोलते हैं सर आपने तो पढ़ाया कि अभी अगर हम बात करें वेवलेंथ की तो इसका वेवलेंथ होगा 3800 और इसका वेवलेंथ होगा 7600, जिसको हम बोलते हैं विजिबल जोन। विजिबल जोन मतलब सर अगर वायलेट का वेवलेंथ इतना है तो इंडिगो का वेवलेंथ से ज़्यादा होगा। तो वेवलेंथ अगर कम ज़्यादा हुआ मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि कलर तो बदल जाना चाहिए पानी में जाने के बाद। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर कौन डिसाइड करता है? उसके फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के बगल में क्या लिख लीजिए आप? कलर। ये एक बेसिक आइडिया है ईएम वेव के बारे में, राइट? तो ईएम वेव थोड़ा सीख लिया। ये सीख लिया कि ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स है स्टडी ऑफ लाइट, और वो सिर्फ इसी विजिबल जोन के बारे में पढ़ाते हैं अपने को। उसमें 2 पार्ट होते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले रे ऑप्टिक्स, राइट? तो हेडिंग तो खैर पहले लिख ही लिया होगा आपने। रे ऑप्टिक्स को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कुछ कुछ किताबों में चैप्टर का नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी लिखा होता है, ठीक है? तो मैं भी यहाँ लिख दे रहा हूँ मेरे भाई, या तो रे ऑप्टिक्स बोल दो या क्या बोल दो इसको? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है? चलो तो चैप्टर हम शुरू करते हैं। उससे पहले देखो, सबसे आसान चीज रे ऑप्टिक्स में क्या होता है? सबसे आसान, मतलब आसान कहें या सबसे कहते हैं स्टार्टिंग का चीज क्या होता है? तो वो होता है रे ऑफ लाइट। व्हाट इज रे ऑफ लाइट? बहुत एडवांस पढ़ने वाले हैं, लेकिन स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं? रे ऑफ लाइट से। रे क्या होता है? देखो, लाइट सोर्स से निकल के सामने पहुंचती है, वी ऑल नो। तो सोर्स से निकल के लाइट जो सामने पहुंचा तो उसका एक डायरेक्शन होता है। उसी डायरेक्शन को बताने वाली जो लाइन होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। तो छोटा सा डेफिनेशन नोट कर लीजिए कॉपी में अपने, कि रे डिटरमाइंस या रे रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और इसको हम लोग सिंपली एक ऐसे एरो से बना देते हैं। इसका मतलब ये सोर्स है और यहाँ जो है लाइट अपने स्क्रीन की ओर सामने कहीं ट्रेवल कर रही है। ये हो गया रे ऑफ लाइट। अब रे ऑफ लाइट से रिलेटेड ऐसे 1-2 सिंपल क्वेश्चन करते हैं। अच्छे क्वेश्चन ये है कि मान लो कि मैंने एक रेड कलर का शर्ट पहन रखा है, ठीक है? रेड कलर शर्ट पहन लिया और मैं किसी हॉल में चला गया या किसी कमरे में चला गया, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा वो शर्ट ही लगता है भड़कता हुआ, बिल्कुल आज तो लाल पहन के आ गया। सबने देखा बहुत सुंदर, किसी को उससे जलन मची, कह रहे ये तो सब इसी को देख रहे हैं, उसने लाइट बंद कर दी। अगर किसी लाइट बंद है तो तुम सोचो क्या वो रेड टी शर्ट कोई देख पाएगा? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं देख पाएगा। बहुत सुंदर। मुझे आया गुस्सा, मैंने कहा ठीक, मैं बाहर निकल के मैंने रॉड का इंतजाम किया। रॉड को मैंने आग पे रखा और मैंने गर्म किया बदले की भावना से। रॉड को गर्म किया, बहुत 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 गर्म कर दिया, रॉड बिल्कुल लाल हो गया। अब मैं रॉड लेके आ गया उसी हॉल में, क्या वो रॉड दिखेगा लाल कलर का? जवाब दो हाँ या ना। लाइट नहीं है, अभी भी लाइट ऑफ है, लेकिन क्या वो
रेड कलर का या जो रॉड का जो कलर रेड है, क्या वो दिख रहा है? यस। थोड़ा समझो इन चीज़ों को। जो रेड टी शर्ट मैंने पहन रखा था वो नहीं दिख रहा जब लाइट नहीं है तो, लेकिन जो रॉड है, जो गर्म है, वो रेड दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें कोई कलर दिखता है वो दो कारणों से दिखता है। सबसे पहला, वो दिखता है किससे? रिफ्लेक्शन की वजह से। क्वेश्चन यही था कि ऐसा क्यों? क्वेश्चन ये था ऐसा क्यों कि रेड टी शर्ट बिना लाइट के नहीं दिखती, लेकिन जो गरम रॉड है वो बिना लाइट के भी रेड दिख जाता है। यही अपना पहला क्वेश्चन था। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो इसको आप। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपना कलर शो करता है वो दो कारणों की वजह से शो करता है। सबसे पहला, रिफ्लेक्शन की वजह से, कि उसकी मान लो अब ये येलो कलर का है तो लाइट यहाँ से आया, इस येलो पर स्ट्राइक करा और यहाँ से आपके आइज में पहुँचा, तो आपको लगता है येलो कलर है। अगर लाइट ऑफ कर दोगे तो ये लाइट यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगी, फिर आपको ये दिखेगा ही नहीं। अच्छा, जो दूसरा वे है किसी ऑब्जेक्ट को देखने का, वो होता है टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कर देते हो तो वहाँ से शुरू होता है रेडिएशन। क्या शुरू होता है? रेडिएशन। तो जो ये रेड हॉट जो ये रॉड था, ये जो लाल कलर आपको दिखा रहा था, ये बिकॉज ऑफ रेडिएशन दिखा रहा था, और रेडिएशन को लाइट की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। क्या सीखा आपने पहले क्वेश्चन से? कि we can see the color of any object in two ways. The first one is due to reflection, which requires light, whereas the second one is due to radiation, which do not require light. ये अपना पहला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको सिखा देता हूँ। जैसे कि सोचो, ये येलो कलर का क्यों दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का क्यों दिख रहा है, ये मार्कर का टिप ब्लू कलर का क्यों दिख रहा है। ऐसे अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं तो इसका क्या जवाब दोगे आप? सर ये तो येलो है, येलो दिखेगा ही, ये क्या बकवास सवाल पूछ रहे हो आप? मेरे बोल रहे थे कि आईआईटी पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, येलो कलर येलो क्यों दिख रहा है। सुनो, कारण सुनो। इस पर वाइट लाइट जो है अभी इस पर फॉल कर रहा है, इस पर सारे कलर गिर रहे हैं, इसने सबको क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ येलो को रिफ्लेक्ट किया, इसीलिए ये येलो दिख रहा है। इस पर सभी लाइट्स गिरे, इसने सबको एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ ब्लू को वापस किया, इसीलिए ये ब्लू दिख रहा है। अब देखो, ये वाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस पर जितने भी लाइट स्ट्राइक करे, इसने सभी को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसीलिए ये वाइट दिख रहा है। और मेरा ये ड्रेस ब्लैक क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस पर जो भी लाइट गए इसने सबको एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए ये ब्लैक दिख रहा है। तो ये एक थ्योरी थी। इस पर बेस्ड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ। देखो, एक रूम है, ओके। इस रूम में 2 बलून हैं, एक बलून है और एक और बलून ले लेते हैं। ये बलून है रेड कलर का और ये बलून है येलो कलर का। 2 बलून है रूम के अंदर। यहां से क्या हुआ, एक लेजर लाइट इन दोनों पर भेजा गया, लेजर लाइट। और जो ये लेजर लाइट था वो येलो कलर का था। येलो कलर का एक लेजर लाइट इस पर ऐसे भेजा गया। तो सवाल ये है कि जब येलो कलर का लेज़र लाइट इन दोनों बलून पे भेजा जाएगा तो इसमें तो एनर्जी जाएगी, तो ये बर्स्ट कर जाएगा कुछ देर बाद। सवाल ये है कि कौन सा बलून पहले बर्स्ट करेगा। मतलब ये कि येलो पहले बर्स्ट करेगा, या ऐसा कर लेते हैं, टाइम टेकन बाय येलो टू बर्स्ट इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय रेड टू बर्स्ट। मतलब कि दोनों सेम टाइम पे बर्स्ट करेंगे। या फिर समझो, टाइम टेकन बाय येलो विल बी लेस देन टाइम टेकन बाय रेड। मतलब क्या हुआ कि येलो जल्दी बर्स्ट कर जाएगा। या इसका उल्टा कर लो, टाइम टेकन बाय रेड टाइम टेकन बाय येलो, या नन ऑफ दीज। पॉज करके सोचो क्या होगा इसका आंसर। देखो अच्छे क्वेश्चन ही कर रहे हैं ना यार, अच्छे क्वेश्चन ही कर रहे हैं। क्या इसका आंसर होगा? लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। चलो इसका आंसर समझते हैं। देखो इधर मैंने क्या सिखाया आपको। येलो कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि वो येलो लाइट को
रिफ्लेक्ट कर देता है वापस। तो सोचो, बाकी सबको रख लेता है। जब ये येलो कलर का लेजर लाइट इस येलो बलून पर स्ट्राइक करता है तो इसका तो नेचर है येलो को भेजना, क्योंकि येलो कलर का है ये। तो इसने क्या किया, इस येलो कलर के लाइट को भेज दिया। लेकिन जब यही येलो किसको मिलेगा, रेड को, तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये सिर्फ रेड को ही भेजता है, बाकी को एब्जॉर्ब करके रखता है। तो इसने इस येलो को एब्जॉर्ब कर लिया। अगर ये येलो को एब्जॉर्ब करेगा तो येलो के एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, येलो के एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, एक्सपेंशन ऑफ बॉडी क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा, यानी कि रेड इसमें बर्स्ट करेगा। तो आंसर क्या होगा, रेड का टाइम कम होगा, ये करेक्ट है। येलो कभी बर्स्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपने सीखे, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ कंसेप्ट सीखते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से शुरू कर सकते हैं। वैसे जो बोर्ड के लिए हम पढ़ते हैं तो उसमें इतनी बातें नहीं होती जनरली। वो टीचर्स जो होते हैं, जो बोर्ड स्पेशली पढ़ाते हैं या स्कूल में जो हम पढ़ते हैं, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से भी शुरू करते हैं मेरे हिसाब से, और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। जैसे आपको बोल देंगे कि ऑप्टिक्स का डेफिनेशन बता दिया कि भाई लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स बोलते हैं, और दूसरा ये बोल दिया कि रिफ्लेक्शन से शुरू कर दिया टॉपिक को, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जब हम थोड़ा सा अच्छा सीख रहे हैं तो अपने को ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए, राइट। चलो, तो अब हम क्या शुरू करें, जल्दी बताओ बच्चों। रिफ्लेक्शन, बचपन से पढ़ते आ रहे, रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग, लिख लो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाइट का उसी मीडियम में लौट जाना किसी सरफेस से टकराने के बाद क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे कि अगर लाइट को मैं यहाँ पर स्ट्राइक कराऊँ और लाइट इसी मीडियम में, इसी रूम में आके लौट जाए, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। जैसे देखो, ये एक सरफेस लिया हमने, ये सरफेस लिया, इस पर लाइट को हमने स्ट्राइक कराया, भाई लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करता है और यहाँ से लाइट लौट गया, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बहुत बेसिक फिनोमेना है, ठीक है भाई। और सुनो, तो रिफ्लेक्शन अगर है तो इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, देख लेते हैं टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर, रेगुलर क्या होता है, जब रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से हो तो उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और जब रिफ्लेक्शन इररेगुलर सरफेस से हो, जैसे कि ऐसा कुछ, उसको हम क्या बोलते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बहुत बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। द रिफ्लेक्शन दैट अकर्स फ्रॉम स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड द रिफ्लेक्शन दैट अकर्स फ्रॉम इररेगुलर सरफेस इज नोन एज इररेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई। ये और सीख लिया। और सुनो, रिफ्लेक्शन के लॉज, रिफ्लेक्शन के लॉज सबको पता है, दो लॉज होते हैं। सबसे पहला कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन। इस लॉ को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है कि सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आराम से एक एक समझते हैं। पहले देखते हैं कि एंगल आई और एंगल आई, देखो मैं कह रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा और बहुत सारे लेक्चर बनेंगे इसके, नो डाउट, लेकिन हम एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। देखो कैसे, जैसे कि अगर मैंने एक सरफेस लिया, ये तो सरफेस हो गया, या इसको कह दो मिरर है, क्या ये मिरर है। अभी इस पर भी आऊँगा डेप्थ मिरर क्या होता है, तो ये मिरर हो गया। अब देखो, जैसे यहाँ पर लाइट स्ट्राइक किया, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पहुँचा, तो जो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करने के लिए आता है उसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। चाहो तो लिख लो भाई, 6th क्लास में पहले पढ़ा होगा। जिस पॉइंट पर आया उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सभी टर्म्स होते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो रे निकला वो हो गया क्या, रिफ्लेक्टेड रे। वो रे क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर और सरफेस के जो परपेंडिकुलर लाइन हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये कहानी हो गई। तो देखो सबसे पहला नियम क्या है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। इसको समझते हैं बड़े आसानी से। देखो क्या, जैसे मान लो कि ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे ऐसे आया, जैसे आपकी तरफ देखते हैं ये इंसिडेंट रे आया, तो नॉर्मल यहाँ बीच में कहीं होगा। देखो नॉर्मल के लिए कुछ जुगाड़ लगाते हैं, कुछ तो होगा अपने पास। जस्ट अ मिनट, टाइम पर एक पेन भी नहीं मिल रहा है बच्चों, कितना स्ट्रगल है जीवन में। मिल गया मिल गया मिल गया, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलो जी, यहाँ देखो। हाँ, तो जैसे देखो ये रे हो गया इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आया, और ये हो गया नॉर्मल। ऐसे बना देते हैं, हाथ गंदा होगा। ये क्या हो गया, नॉर्मल, ऐसे, ठीक। मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। इंसिडेंट रे आया, ये नॉर्मल है, तो कह रहा है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। तो रिफ्लेक्शन, अगर मैं इसको बोलता हूँ रिफ्लेक्टेड रे, तो देखो ये मैंने बनाया रिफ्लेक्टेड रे। आप सोचो, इस पेन और ब्लैक मार्कर के बीच का एंगल तो 30 डिग्री ही है, और इस पेन और ये ब्लू मार्कर के बीच का एंगल भी 30 डिग्री ही है। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है कि भाई मेरे ये आया इंसिडेंट रे, ये रहा अपना नॉर्मल, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ये जो डायग्राम आपको सामने दिख रहा है, ये 30 डिग्री, ये दोनों 30 डिग्री। तो ये फर्स्ट लॉ को तो फॉलो कर रहा है, आई बराबर आर तो है ना, लेकिन सेकेंड को देखो, इंसिडेंट रे ब्लू मार्कर, नॉर्मल पेन, रिफ्लेक्टेड रे ब्लैक मार्कर, ये सभी सेम प्लेन में होने चाहिए। मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि आपको वहाँ से सिर्फ एक ही दिखाई दे। इसको कहते हैं सेम प्लेन में होना। मतलब समझ गए ना आप इस चीज़ को। अगर ऐसे रखें तो ये पूरा का पूरा इस बोर्ड पे चिपक जाए। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे ऐसे आया, नॉर्मल ये है, और रिफ्लेक्टर उधर जा रहा हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको इसी लाइन में रहना पड़ेगा और इसी प्लेन में रहना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं लॉ नंबर 2 कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, ओके, और देखो, तो बात हुई थी रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन की। इसको थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं, इररेगुलर और रेगुलर की। तो देखो, तो ये हो गया अपना रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये क्या हो गया, इररेगुलर हो गया। सवाल ये है कि रेगुलर तो पता है कि ऐसे आया, रे ऑफ लाइट यहाँ आया, यहाँ से चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इररेगुलर तो ऐसा होता है, रफ सरफेस, लाइट ऐसे आया और यूं चला गया। सवाल यह है कि क्या इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी लॉज को फॉलो करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे बोलते हैं कि सर नहीं करते होंगे, उनको देख के लगता है ऐसा कि एंगल आई बराबर एंगल आर तो यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन देखो, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो, दोनों ही रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करते हैं बच्चों। देखो कैसे फॉलो करते हैं, बताता हूँ मैं आपको, समझो इसको। ये चूंकि सरफेस फ्लैट है तो यहाँ का नॉर्मल तो सीधा हो गया, तो यहाँ तो आपको आई और आर बराबर दिख रहे हैं। इस जगह पर बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो बनाते हैं नॉर्मल सीधा, जबकि ये सरफेस थोड़ा टेढ़ा था। तो यहाँ का नॉर्मल, जो यहाँ का जो सरफेस बनेगा वो ऐसा बनेगा, और यहाँ का नॉर्मल ही ऐसा जाएगा बच्चों। तो इस केस में भी एंगल आई और एंगल आर क्या है, आपस में बराबर हैं। क्या सीखा, तुरंत नोट करो कि रिफ्लेक्शन रेगुलर हो या इररेगुलर हो, दोनों ही केस में वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बच्चों फॉलो करता है। और रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, पहला कि एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो एक ही प्लेन में लाई करेगा। और एक प्लेन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। चलिए अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एक दो अच्छे क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, या क्वेश्चन रुको क्वेश्चन थोड़ी देर से करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि भाई ये जो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन था, इसमें एक वर्ड यूज होता है स्मूथ सरफेस। थोड़ा जाते हैं डिटेल में इसके, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा, स्मूथ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस क्या होता है, जैसे बोलो सर ये भी स्मूथ है, ये तो बहुत स्मूथ है ना। तो देखो लाइट के केस में स्मूथ वर्ड का अलग मीनिंग होता है। स्मूथ का मतलब हुआ ऑप्टिकली स्मूथ। ऑप्टिकली स्मूथ दुनिया में सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होता है ग्लास।
उससे ज़्यादा स्मूथ दुनिया में कुछ नहीं होता। अब ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, उसका कारण सुनो। या इसको एक काम करते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में सीखते हैं यार एक बार, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसा है कि अगर आप रैंडम क्विज पूछो तो थोड़ा सा वो परेशान हो जाएगा, भले उसको कितना भी रे ऑप्टिक्स क्यों ना आता हो। क्वेश्चन क्या सुनो, क्वेश्चन ये है कि वी ऑल नो कि रिफ्लेक्शन से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। हम आईने के सामने खड़े होते हैं, आईने पे अपना रिफ्लेक्शन होता है और हमें अपना चेहरा दिखता है। सोचो अभी जो ये बोर्ड है ये भी तो रिफ्लेक्शन कर रहा है, तो ये जो रिफ्लेक्शन कर रहा है तो हमारा चेहरा यहाँ क्यों नहीं दिखता? ये तो स्मूथ है। रिफ्लेक्शन तो वॉल पे भी होता है, दीवार से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या वहाँ से हमें क्यों नहीं दिखता अपना चेहरा? वही आपको समझाएगा कि एक्चुअली स्मूथ सरफेस होता क्या है। देखो जो ये कुछ, देखो अगर मैं देखो तो कुछ मेरा फेस दिख रहा है, कुछ एग्जैक्ट नहीं, साफ साफ नहीं दिख रहा, बट कुछ दिख रहा है। वही अब सामने मिरर लगा हुआ है यहाँ पर, तो मिरर में पूरा प्रॉपर फेस दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मेरे फेस से लाखों करोड़ों रे ऑफ लाइट गई होंगी इस पर टकराने के लिए, लेकिन ये सरफेस ऑप्टिकली स्मूथ नहीं है। मैंने वर्ड यूज़ किया ऑप्टिकली स्मूथ। इसको भी अगर जूम किया जाए तो ये कुछ ना कुछ रफ सरफेस ही है। इससे होने वाला रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा, वो भी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ही कहलाएगा। बच्चे क्या सोचते हैं, स्मूथ सरफेस रेगुलर रिफ्लेक्शन, बिल्कुल नहीं, ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। यहाँ अगर रे ऑफ लाइट पहुँचा तो ऐसे सुनो, मेरे ऐसे ये नाक है, ये मुंह है, यहाँ से रे ऑफ लाइट यहाँ पहुँचा और उसमें अजीब सा रिफ्लेक्ट होकर उधर चला गया। मतलब मेरे नोज़ से जो रे ऑफ लाइट निकली उस पर, इस बोर्ड पर स्ट्राइक करी, वो इस रूम में पता नहीं कहाँ कहाँ बिखर गई। पता चला दीवार का एक रे ऑफ लाइट टकरा के मेरे आँख में आ रहा है, एक नाक का आ रहा है, तो नाक का फोटो बन ही नहीं रहा। लेकिन जब हम मिरर में देखते हैं तो मिरर में अपने चेहरे से जितने भी लाइंस यहाँ पहुँचती हैं वो एग्जैक्ट प्रॉपर रिफ्लेक्ट होकर अपने आईज में घुसती हैं। इससे अपने को लगता है कि ये अपना चेहरा ही है। ये कारण है कि हम वॉल में फ़ोटो नहीं देख सकते, लेकिन मिरर में अपना चेहरा दिखता है, क्योंकि वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है। जहाँ से रे पहुँचता है उसको प्रॉपर उसी एंगल पर भेजता है, लेकिन जो वॉल होता है या ये भी बोर्ड है ये प्रॉपर एंगल पर नहीं भेज पाता। आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। चलो तो अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने आपको कहा था आपको, कि जैसे मान लो कि ये एक मिरर है। बोलो सर आपने तो पढ़ाया नहीं अभी, स्फेरिकल मिरर क्वेश्चन दे रहे हो। मिरर के पता होगा कोटिंग इनसाइड होती है। मिरर पे बहुत थ्योरी है, मिरर कैसे बनता है। सिल्वर होता है, पीछे कोटिंग करते हैं उसके, सिल्वरिंग कहते हैं उसको, है ना। एक ग्लास जो है मिरर बन सकता है, अंतर यही है। अगर ग्लास को आप देखो, शीशा ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो उसके जस्ट पीछे अगर आप एक कोटिंग कर दो किसी भी चीज़ से, केमिकल की कोटिंग कर दो, जिससे कि लाइट आर पार ना हो सके, समझो कि वो मिरर का रूप ले चुका है, ठीक है। इस लिखा होगा आपने कि रात में जो जिस ग्लास विंडो से आपको मोहल्ले में के लोग दिखते हैं या घर के सामने जो भी वो दिखता है, उसी ग्लास विंडो को एज अ मिरर आप यूज़ कर सकते हो रात में, क्योंकि सामने अंधेरा हो चुका है, तो लाइट वापस लौट के आ रही, तो आपको अपने रूम का ही फोटो दिखता है, बाहर का नहीं दिखता। ये सब फिनोमेना है। खैर चलो वो तो थ्योरी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ सुनो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये ऑरिजिन है, क्या है ये ऑरिजिन, अंदर कोटिंग है इस पर। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ये है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर एंड डेविएट्स बाई 120 डिग्री। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर एंड डेविएट्स बाई 120 डिग्री। 120 डिग्री से क्या होता है, वो रे ऑफ लाइट डिवाइड कर गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके रेडियस को आप चाहो तो आर मान लो या कोई डेटा मान लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके भाई, एक बार ट्राई करेंगे आप, ठीक है। अब सुनो इसका आंसर क्या है। ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करता है और ये डेविएट कितने से करता है, डेविएट करता है 120 डिग्री से। देखो कैसे, तो अगर ये मिरर यहाँ नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे ट्रेवल कर रही होती। अब यहाँ से 120 डिग्री डेविएट करने का मतलब है कि ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे चली गई, यानी ये जो एंगल है ना, ये कितना एंगल है 120 डिग्री। तभी देखो अपने रास्ते से डेविएट कितना हो गया 120 डिग्री। इसका मतलब है कि ये एंगल कितना होगा 60 होगा।
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो सरफेस बनाते हैं टेंजेंट से। तो हमने क्या करा, यहाँ पर बनाया टेंजेंट। अच्छा, अगर मुझे नॉर्मल चाहिए तो उसके लिए पता है आपको, किसी भी सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन को नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये एंगल बिल्कुल 30 है, सॉरी ये 60 है, तो ये कितना हो गया 30, और ये भी कितना हो गया 30। खैर देखो, ये 30 है तो ये भी कितना हो गया, बोलो 30 हो गया। अब आप क्या करो, इस ट्रायंगल में आ जाओ। ये रेडियस आर है, आई थिंक कुछ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ये आर है तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस 30, और ये क्या हो जाएगा, आर साइन 30, ठीक है। जैसे मान लो इसको मैंने एक्स मान लिया थोड़ी देर के लिए, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो इस छोटे से ट्रायंगल के लिए आप तो एक काम करो, कॉस 30 लिख लो। चलो जल्दी मत करो, ऐसे कर लो। कॉस 30 क्या हो जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा, यानी कि एक्स बाई आर हो जाएगा। तो बोलो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आर कॉस 30, यानी कितना हो जाएगा, व्हाट इज कॉस 30, √3/2, तो हो जाएगा √3/2 इंटू आर। ऐसे ही अगर इसको मैं y बोल देता हूँ, इसको y बोल देता हूँ, तो देखो बोलो क्या हो जाएगा, साइन 30 कितना आ जाएगा, बोलो साइन 30 आ जाएगा p/h। तो इससे अपना y क्या आ जाएगा, r साइन 30, यानी कि r/2 आ जाएगा, r/2 आ जाएगा। तो अगर मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो ये एक तो x में नेगेटिव है और y में पॉजिटिव है, तो कोऑर्डिनेट्स बोलो क्या आ जाएंगे, x में नेगेटिव यानी -√3/2 r, और ये आ जाएगा r/2। तो ये आपका आंसर था। तो मिरर कौन सा लिया हमने, मिरर यहाँ लिया हमने स्फेरिकल मिरर, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर कर पाए, ठीक है, क्योंकि अपने कंसेप्ट पता है कि भाई एंगल I इक्वल टू एंगल। अब देखो क्वेश्चन तो ऐसे ही करने पड़ेंगे। आप सोचो कि मैं इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन कराऊं, तो वो तो संभव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता वो चीज़ तो, ठीक है, कि भाई एंगल I दे दिया तो R पूछ लो, इतना चीज़ तो नहीं पूछते, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। तो ये जो मिरर था देखा आपने, ये मिरर था कैसा, स्फेरिकल। और सुनो क्या हो सकता है इसमें बदलाव, देखो जैसे कि अगला क्वेश्चन है, देखो अगर मैं यहां पर एक ऐसा मिरर लूं, जैसे कहते हैं पैराबोलिक मिरर, मिरर कैसा है, पैराबोलिक है, ठीक है। अब पैराबोलिक मिरर अगर ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट यहां पर आया, यहां स्ट्राइक करा। क्वेश्चन लिखिए, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द पैराबोलिक मिरर एंड रिफ्लेक्ट्स बाय मेकिंग 90 डिग्री, एंड रिफ्लेक्ट्स बाय मेकिंग 90 डिग्री फ्रॉम दिस पॉइंट। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो रे ऑफ लाइट है वो टकराने के बाद 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुआ, तो आपको बताना है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। इसमें जो पैराबोला का इक्वेशन है वो है y इक्वल्स टू 4x², y इक्वल्स टू 4x²। एक बार पॉज करके ट्राई करेंगे, फिर समझते हैं क्या है क्वेश्चन। चलो यहाँ देखो, ये रे ऑफ लाइट यहाँ स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करके यहाँ से 90 डिग्री बना के क्या होगा, वो लौट जाएगा। शॉर्ट है, क्लियर है। अब देखो इस पॉइंट का अगर टेंजेंट यहां से बनाया जाए तो ऐसा बनेगा, जो कि सरफेस है, और यहां से नॉर्मल के लिए आप ये करोगे, और 90 है तो सबको दिख रहा है कि एंगल कितना हो जाएगा, बोलो 90 अगर है दिख रहा है, एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और ये भी कितना 45 हो जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो स्लोप है वो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ईजी है ना। अच्छा अब देखो, तो हम जानते हैं जैसे अगर स्लोप की बात करें m, तो कितना होता है, tan थीटा होता है। तो ये कितना हो गया, tan 45 डिग्री इज m। दिख रहा है कि स्लोप कितना हो गया इसका 1। अच्छा देखो, स्लोप को हम एक और चीज़ जानते हैं, वो होता है dy/dx। तो dy/dx क्या आ गया अपने को, यहाँ पर 1 आ गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, बहुत ईजी है। ये यहाँ पर एज अ नॉर्मल बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट, हाँ ये इक्वेशन उठाते हैं। तो अपने को जो गिवन इक्वेशन था, बोलो क्या इक्वेशन गिवन था, एक गिवन था कि y इक्वल्स टू क्या है, 4x²। y इक्वल टू क्या गिवन है, 4x²। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, बोलो तो क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू
बोलो कितना आ जाएगा 2x, यानी शॉर्टेड है कितना, बोलो 8x आ गया मेरे भाई, आ गया 8x। इसको कोई क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो dy बाई डी एक्स को हम दो तरीके से लिख चुके हैं, एक तो हमने लिखा dy बाई डी एक्स को 1 और अगला हमने लिखा dy बाई डी एक्स को कितना 8x, दोनों को इक्वेट कर दो। तो फ्रॉम 1 and 2 हम ये देख रहे हैं कि जो 8x है इक्वल टू 1 है, तो x कितना आ गया 1/8। x अगर 1/8 आ गया है तो यहाँ आप x के बदले वैल्यू पुट कर दो, बोलो y कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 4 इंटू 1/8 का स्क्वायर यानी कि 64, यानी आ गया 1/16। तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आ गया 1/8 एंड 1/16। सिंपल है। तो देखो मिरर जो है, इस मिरर को हमने क्या करा, हमने मिरर को पहले तो स्फेरिकल पे देख लिया, उसका भी आंसर आ गया। हमने मिरर को पैराबोला बना दिया, उसका भी आंसर आ गया। अब मैं इसमें एलिप्स बना लूँ, क्या बना लूँ, एलिप्स। अगर मैं इसको एलिप्स बना लूँ क्या दिक्कत, वही बन जाएगा। अगर मैं एलिप्टिकल मिरर ले लेता हूँ तो अगर मुझे एलिप्स की प्रॉपर्टीज आती हैं तो हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी एंगल पे अगर रिफ्लेक्ट होता, मान लो कहता कि 120 डिग्री पे पलट गया या मान लो 30 पे पलट गया, हम किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है प्लेन मिरर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हेडिंग लिखते हैं प्लेन मिरर। देखो भाई प्लेन मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन समझ में आ गया आपको। नाउ वी आर स्टडीइंग प्लेन मिरर। ठीक, तो प्लेन मिरर क्या होता है, सरफेस शुड बी प्लेन। एक ऐसा मिरर जिसका सरफेस प्लेन हो उसको प्लेन मिरर बोलेंगे, जिसका सरफेस कर्व्ड हो उसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। हम तो एलिप्टिकल भी, अभी एलिप्टिकल का चर्चा हमने कर लिया था, भले क्वेश्चन नहीं किया उसको कोई बात नहीं, वो एलिप्स की प्रॉपर्टी आती हो तो आप कर सकते हो, वो मैंने एक आपको सीक्वेंस देकर छोड़ दिया। अब देखो, तो जैसे कि ये हमने एज्यूम करा कि एक प्लेन मिरर है, इसके पीछे जो है उसको हम कोटिंग बोलते हैं और रिफ्लेक्शन होगा इस तरफ से और इस तरफ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो सवाल यह है कि ऑब्जेक्ट का इमेज बनता कैसे है। तो आप ध्यान रखें, देखो डेफिनेशन हम कुछ और कर सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो लिख लो, जिस जगह से रेज आपको डाइवर्ज करती हुई दिखाई दें, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट। जैसे कि अब ये ऑब्जेक्ट है तो यहां से रेज क्या होगा, डाइवर्ज करती हुई दिखाई देंगी। ठीक, या फिर जिस पॉइंट पर आपको लगे कि ऑब्जेक्ट कहीं और है लेकिन मिरर के पीछे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। जैसे एग्जांपल देखो क्या है कि अगर मैं यहां पर एक मिरर रखूं, समझना इस चीज को थोड़ा सा, और यहां पर मैं रेज को ऐसे भेजूं, देखो इस चीज को ऐसे भेजूं, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट यहां था क्योंकि रेज यहां से ऐसे निकलेंगी। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको क्या बोलते हैं इसको, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और जहां से सच में रेज निकल रही हैं उसको क्या बोलते हैं, देखो यहां अगर कोई देखे तो उससे लगेगा कि रेज यहां से निकल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल ऑब्जेक्ट। ऐसे इमेज का होता है जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मिले या मिलता हुआ लगे उसको बोलते हैं हम लोग इमेज। अगर सही में मिल रहा है तो रियल इमेज और लगे कि मिल रहा है तो वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ला सकते हैं, वर्चुअल को स्क्रीन पर नहीं ला सकते हैं। रियल इमेज हम जो है जनरली उल्टा होता है और जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है। ये कुछ आपको अंतर पता होगा, 10th से आप ये पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जहाँ से इंसिडेंट रे निकले या निकलता हुआ लगे वो होता है ऑब्जेक्ट, और जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे मिले या मिलता हुआ लगे वो क्या होता है, इमेज होता है। जहाँ सच में निकल रहा है वहाँ पर रियल होगा और जहाँ लगे कि निकल मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पर शुरू में, खैर मोस्ट ऑफ द केस में आप रियल ऑब्जेक्ट को ही स्टडी करोगे, कुछ जगह पर आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर क्या है, एक रियल ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट है अपना, अब इसका इमेज बनना है। तो क्या हुआ, देखो सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर इस मिरर को हिट करता है, तो नॉर्मल के अलॉन्ग ही आ गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो इसी लाइन पर यहां से लौट जाएगा, उल्टा लौट जाएगा।
अब देखो, एक रे तो अपने आप में कहीं मिल नहीं सकता, यानी कि रेज को मिलने के लिए हमें सेकेंड रे को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक रे और भेज दिया, तो ये रे एंगल आई बराबर एंगल आर को फॉलो करते हुए यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो देखो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और अगला रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये दोनों इधर तो कभी मिल ही नहीं सकते। तो अब जो असली में नहीं मिल सकता तो सपने में मिल लो। अब मान लो कि मैं सोचूं कि भाई मैं अब कैटरीना कैफ में मिलूं, तो सपने में मिल सकते हैं ना, रियल में तो खैर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो यहाँ पर है, तो रियल में जब नहीं मिल सकते हैं तो क्या करते हैं कि भाई इसको हम लोग वर्चुअली मिल लेते हैं सपने में। तो चलो सपने में चलते हैं, सपने में जाके मिल लिया भाई लोग, सपने में मिल लिया। तो यहाँ जो इमेज बना वो रिफ्लेक्टेड रेज का असली में मिलकर नहीं बना, रिफ्लेक्टेड रेज का अपीयर्स टू मीट में बना, कि ऐसा लग रहा है कि रेज वहाँ पर हैं, यहाँ पर। तो ये जो देखो इमेज बन गया यहाँ पर आपको। यही अगर मैं ऑब्जेक्ट को कोई ऐसा मार्कर रख दूं तो उसका भी सेम इमेज यहाँ बन जाएगा। तो ये है प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया एक बेसिक रे डायग्राम, जो आप चाहो तो नोट कर सकते हो। लेकिन इसमें सीखने की बात क्या है, प्रॉपर्टीज। क्या बात है इसे सीखने की, प्रॉपर्टीज। ये आपको याद होना चाहिए। पहला, मिरर से जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतने ही दूरी पर क्या है, इमेज है। क्या मतलब हुआ इसका, तो समझ में आ रहा है ना आपको। सेम डिस्टेंस, शॉर्ट में लिखते हैं क्या, सेम डिस्टेंस। क्या सेम डिस्टेंस, कि जितने डिस्टेंस पर मिरर से ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर मिरर से इमेज भी होता है। नंबर 2, सेम साइज। देखा भी होगा आपने, अपने आप को देखो आईने में, जितने हाइट के आप हो उतना ही हाइट आपको दिखेगा, वहाँ पर सेम साइज होता है। नंबर 3, वर्चुअल इमेज बनता है। मतलब क्यों, कारण बताया मैंने आपको, क्योंकि रेज यहाँ रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ असली में नहीं मिल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मिल रही है, इसलिए वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा एरेक्ट होता है। एरेक्ट मतलब होता है अपराइट। एरेक्ट बोलो या क्या बोलो, अपराइट। मतलब सर का सर, पैर का पैर। आईने के सामने खड़े होते हो तो हेयर स्टाइल और शूज़ बिल्कुल शूज़ दिखते हैं। ऐसा नहीं कि शूज़ ऊपर और हेयर स्टाइल नीचे दिखता है। मतलब क्या हुआ, अपराइट इमेज हुआ। और लास्ट जो प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, इसका मतलब होता है कि लेफ्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज में राइट पार्ट दिखता है और राइट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज में लेफ्ट पार्ट दिखता है। यानी कि अगर आप आईने के सामने ऐसे बैठ के कुछ खाना खाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बाएं हाथ से खाना खा रहे हो। इसका भी बहुत सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं आता, बस बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो ऐसे आप खड़े हो तो यहाँ इस वाले सेक्शन से रेज ऐसे जाती है मिरर पर और इस वाले सेक्शन से रेज ऐसे जाती है, तो वो ऐसा थोड़ा फ्लिप कर देता है इमेज को, ठीक है। तो लेटरल, इसी कारण देखा होगा आपने कि एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस, ताकि आपको मिरर में वो जो है सीधा दिखे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हुआ किसका, लेटरल मिरर का। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। रे डायग्राम भी बहुत बेसिक है, जल्दी इसको नोट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा तेज तो नहीं हो रहा होगा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत बेसिक बातें हैं, तो इसको थोड़ा स्पीड में हम चला सकते हैं, बच्चे समझते हैं इस बात को, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जैसे कि जो टॉपिक अभी आगे खुलेगा, अच्छा कि रिफ्रैक्शन में आएगा, रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, है ना, अपरेंट शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, फिर प्रिज्म आएगा। तो जो थोड़े हैवी टॉपिक्स हैं वहाँ अपन स्पीड को मॉडरेट रखेंगे, ठीक है। ये चूँकि कुछ बेसिक्स थे तो हम थोड़ा सा इसको स्पीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये हो गया। इसके बाद चूँकि हम प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज को थोड़ा पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इमेज के बारे में सोचते हैं कि इमेज कैसे बनता है, और इमेज अगर अपने को मिरर मिले तो हम उसका इमेज कैसे बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 1 करते हैं। सोचो कि अगर मैंने यहाँ मिरर बनाया, ये एक मिरर है और यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक। ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी है 5 मीटर। तो मुझे बताओ कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। बहुत इजी है। क्या नियम सीखा आपने कि जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है उससे उतनी ही दूरी पर क्या रहेगा, उसका इमेज रहेगा। यानी कि यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर क्या मिल गया आपको, इमेज मिल गया। बहुत आसान चीज़ है ये तो, ठीक है, बहुत सुंदर। एक और देखो क्वेश्चन, थोड़ा और अच्छा करते हैं। जैसे मान लो कि ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक, और यहाँ पर जो है अपना मिरर है, यहाँ मिरर है और ये है अपना ऑब्जेक्ट। ये एंगल हम ले लेते हैं, कितना, कुछ भी ले लो, एंगल ले लो 30 डिग्री ले लो, 30 काफ़ी है, ठीक, 30 ले लिया हमने। ये ऑब्जेक्ट हो गया।
अब सवाल है इसका इमेज कैसे कहाँ बनेगा। तो देखो इसको बिल्कुल बेसिक से ले चलते हैं। इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ क्यों बना, कारण समझो। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर एक लाइन आपको खींचना होता है मिरर पर, और उसी लाइन को क्या करना होता है, आपको प्रोसीड कर देना होता है उतने ही डिस्टेंस पर मिरर के अंदर, और आपको आपका इमेज मिल जाता है। अगर वही नियम हम यहाँ पे अप्लाई करें, देखो कैसे कि ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन को यहाँ भेजा, और इस लाइन को जो ये लेंथ है उतना ही हमने क्या किया, पीछे कर दिया। तो ये जो लोकेशन है अपना, ये क्या हो जाएगा, इमेज का हो जाएगा। अगर इस डिस्टेंस को हम मान लो 2 मीटर मान लेते हैं, तो क्वेश्चन अगर थोड़ा और अच्छा पूछ लें कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, ये जो इमेज बना है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो अगर मैं आपसे इसका कोऑर्डिनेट पूछूं तो ये बहुत ही बेसिक ज्योमेट्री है और आप आसानी से इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो। देखो कैसे, इसका आपको चाहिए कोऑर्डिनेट, तो एक काम करो, पहले इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 30 तो ये भी 30 होगा, ये एंगल 60 हुआ, ये 2 हुआ, तो दिख रहा है कि कितना होगा, बोलो। ये होगा 2 cos 60 और 2 sin 60 होगा ना। देखो अरे ये 2 है, ये 60 है, तो ये इसका कितना हो जाएगा, आ गया 2 cos 60, ऊपर कितना है 2 sin 60। ठीक है, चाहो तो लिख लो, ये कितना 2 cos 60 हो जाएगा 1 कॉमा ये कितना हो जाएगा √3, 1 कॉमा √3। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस तरीके से हम इमेज को प्लॉट भी कर सकते हैं। एक आध प्लॉटिंग और समझो, एक आध क्वेश्चन और देखो भाई क्या है, समझ में तो आ रहा होगा आपको ये सब क्वेश्चन, इजी है, सीखते जाओ सीखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, जैसे कि हम एक काम करें, ये बनाते हैं मिरर, ये मिरर है अपना, और ये एंगल है 45 डिग्रीज। कितना एंगल है ये, 45 डिग्रीज। ठीक है भाई मेरे भाई, और सुनो 45 लग तो नहीं रहा देखने में, ये 45 है तो 45 लगना भी चाहिए। लो कितना हो गया 45 डिग्रीज। यहाँ क्या है अपना मिरर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है -3,0 पर, इट इज द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन ये है इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सीक्वेंस में एक एक क्वेश्चन देखते जाओगे, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन सीक्वेंस जरूरी है। फाइंड द लोकेशन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। बोलो क्या ट्रिक है इसका, वही नियम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर जाना है मिरर पर, और एक्सटेंड इट टू द सेम डिस्टेंस। तो आप देखो अगर ये 45 है तो ये 90, तो ये 90, तो ये 45, तो ये 45, तो दोनों बराबर, अरे भाई बराबर ही तो होंगे। तो ये बराबर तो ये बराबर, कितना हो जाएगा बोलो, x में 0, -3। कितना इजी क्वेश्चन है ये। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। 45 डिग्री होने की वजह से ये थोड़ा इजी हो गया। अगर ये 45 नहीं होता तो पैसा नहीं, देखो यहाँ 30 पे किया हमने, बट चूंकि 45 तो इजी हो गया। इसको भी चलो नोट कर लो, और देखो कुछ बातें और सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया एक हमने, और देखो कि ये एक मिरर है, ठीक, और यहां ऑब्जेक्ट है। मिरर ये है, ऑब्जेक्ट यहां है। सवाल ये है कि इमेज इसका बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो कहां बनेगा। सोचो थोड़ा देर कि इसका इमेज अगर बनेगा, पहली बार तो बनेगा कि नहीं बनेगा ये कोई डाउट है, क्योंकि मिरर यहां पर, ऑब्जेक्ट यहां पर है। तो आंसर ये है कि इमेज बनेगा इसका, ठीक है। इसको कहते हैं इनसफिशिएंट मिरर लेंथ। क्या बोलते हैं, इनसफिशिएंट मिरर लेंथ। अगर मिरर इनसफिशिएंट लेंथ का है और आपको इमेज ट्रेस करना हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड द मिरर, और फिर वही प्रोसेस ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और उसी परपेंडिकुलर को क्या करो, आगे बढ़ा दो। क्या मिल जाएगा आपको, इमेज मिल जाएगा। साइड डिस्टेंस सेम तो नहीं है, थोड़ा बढ़ाए थे, सॉरी। हाँ अब ठीक है। क्या ट्रिक समझ में आया आपको। अगर मिरर का साइज कम हो और आपको ऑब्जेक्ट प्लॉट करना हो, एक्सटेंड द मिरर, एक्सटेंड द मिरर, और सेम प्रोसेस, मिरर भले यहाँ हो, इमेज यहाँ बनेगा। आपको ये लग रहा होगा सर ये क्या हो रहा है। देखो इमेज तो बनेगा,
इसको नहीं दिखेगा वो अलग बात है। ये पढ़ाऊंगा अभी आपको फील्ड ऑफ व्यू में, अगले लेक्चर में फील्ड ऑफ व्यू, वहाँ समझोगे आप रियलिटी में ये क्या होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, उसको दिखेगा नहीं, उसको देखने के लिए यहाँ से जो रे पहुँचा वो रे यहाँ जाएगा, और इस इमेज को देखने के लिए यहाँ कोई अगर आदमी है तो वही उसको देख सकता है, ये उसको नहीं देख सकता। ये एक अलग कहानी है, लेकिन सवाल ये था कि बनेगा कि नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा और सामने बनेगा। ये भी एक कंसेप्ट आप सीख सकते हैं। चलो इसी पे मैं एक दो बातें और पूछ लेता हूँ, देखो आपको याद है कि नहीं याद। अगला सवाल, क्वेश्चन से ही सीखोगे। फिर से बोलता हूँ, थ्योरी क्या पढ़ा है, तो कुछ भी नहीं पढ़ा, थोड़ा मोड़ा पढ़ा है, लेकिन देखो क्वेश्चन कितने चल रहे हैं। मान लो कि ये मिरर है, एंगल 45 डिग्री, और ऑब्जेक्ट यहां पर है, कोऑर्डिनेट है -4,0। इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बोलो, इमेज बनेगा नहीं बनेगा? भाई बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? तो कहां बनेगा? ट्रिक वही है कि इफ द साइज ऑफ मिरर इज इनसफिशिएंट, एक्सटेंड द मिरर। मिरर को एक्सटेंड कर दो, कहानी सेम आ जाएगी। आपको पता है दोनों ट्रायंगल बराबर होंगे, लोकेशन होगा 0,-4, लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज। ये तो पॉइंट के थे। अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट को लेंथ में कंसीडर करूं तो क्या हो सकता है? देखो, जैसे मान लो कि एक मिरर लेते हैं, कहां पर? मिरर ले लेते हैं यहां पर। ये मिरर ले लिया हमने और ऑब्जेक्ट को यहां रखा। ये ए है और ये बी है। क्वेश्चन है इमेज बनेगा नहीं बनेगा? एंगल वही लेते हैं 45 डिग्री। तो अब तो सीख गए हो, बिल्कुल बनेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सटेंड कर दो। बी का फोटो यहां बन जाएगा, नाम हो जाएगा बी डैश। ए का फोटो यहां बन जाएगा, नाम हो जाएगा ए डैश। ये आपका ऑब्जेक्ट और ये आपकी इमेज। लो, तो ऐसा नहीं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का, हम इस तरीके के रेगुलर ऑब्जेक्ट का भी फोटो बना सकते हैं। क्लियर है? चलो और सुनो, एक टॉपिक और कवर करते हैं, फिर बाकी वाला जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। जस्ट देखो, हेडिंग लिखेंगे जो हमने पढ़ा था अभी, लैटरल इन्वर्जन। उसको समझते हैं कुछ क्वेश्चन से कि अगर कोई लेटर मैंने लिखा, जैसे मान लो कि मैंने एक वर्ड लिखा क्यूट। अब इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? अगर एक वर्ड लिखा क्यूट तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ये अपने को पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे भाई? तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। बनाने को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका एक ट्रिक भी है। ठीक है? कैसे वो समझो। जैसे एक पेज ले लो, इस पर लिख लो क्यूट। लिख लिया? अब इसको आप इधर से देख लो। इधर क्यूट लिखा ना, ये वर्ड लिख लिया। इसको आप इधर से देख लो, जो ये लिखा हुआ है ना, यही आपको दिखेगा। इतना ही सिंपल होता है। कोई दिमाग मतलब कैसा दिखेगा नहीं दिखेगा। एक तो ये पूछते हैं, कई बार घड़ी का टाइम पूछते हैं। जैसे मान लो कि आपसे पूछा गया कि 2 बजकर क्या ले लें, 42 मिनट और 15 सेकेंड हैं, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? बच्चे बड़े इनोसेंट होते हैं बेचारे, वो क्या करते हैं, 2 बजकर 42 मिनट और 15 सेकेंड लिख लेते हैं। बोलते हैं सर ये पता नहीं क्या लिखा समझ में नहीं आ रहा सर, क्या लिखा हुआ है। भाई साहब घड़ी में ये काम मत कर देना, वहाँ सोचना थोड़ा पड़ेगा आपको, है ना। तो वैसे तो ट्रिक से खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो मिरर इमेज बनेगा उसका ट्रिक क्या, देखो वैसे समझ सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अगर 3 बज रहा है तो उसका मिरर इमेज क्या बनेगा, तो वो ईजी थोड़ा होता है समझना। लेकिन अब ऐसे आ जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होता है आप समझो। आपको इसको 11
59 और 60 से माइनस करना होता है बस। बोलो यहाँ क्या आ जाएगा? 45। यहाँ क्या आ जाएगा बोलो? 17। यहाँ क्या आ जाएगा? 9। 9:17:45। ठीक है, तो अगर आपको मिरर इमेज निकालना हो कि किसका इमेज क्या बनता है, तो वॉच के लिए ये नियम है और लेटेस्ट के लिए क्या है, जस्ट को पलट दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के इस फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि ईएम वेव्स क्या होते हैं, एक्चुअली वेव्स क्या होते हैं, उसमें ईएम वेव्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लाइट एक ईएम वेव है, उसमें वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी किसका क्या क्या होता है, RMI VUXG बताया मैंने आपको। उसका हमने पढ़ा कि ऑप्टिक्स क्या होता है, उसके दो ब्रांच, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके लॉज, फिर कुछ क्वेश्चन करे, होप आपको समझ में आया हो। तो इसको अच्छे से नोट्स में आप रखें, एक एक क्वेश्चन लिखें। अगर लगा कि थोड़ा वीडियो तेज हो रहा है तो पॉज करके लिखें, बिल्कुल भी एक क्वेश्चन स्किप ना करें, क्योंकि कौन सा कंसेप्ट कब किस टॉपिक में उठ के आ जाएगा ये आप नहीं जान सकते। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं, थैंक यू।